रात के 10:30 बज रहे थे। बनारस जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 बाकी रातों की तरह शांत नहीं था। उस रात एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। प्लेटफॉर्म की बत्तियां हल्के हल्के झपक रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। गाड़ियों के हॉर्न और चाय वालों की आवाजें जैसे कहीं खो गई थीं। कुछ ही लोग वहां मौजूद थे, पर सबके चेहरे पर एक साया था, जैसे किसी अनजाने डर की परछाई। स्पीकर से टूटी फूटी आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन संख्या 10,988 काल रात्रि एक्सप्रेस थोड़ी देर में पहुंचेगी। ये ट्रेन केवल विशेष स्टेशनों पर रुकेगी। नाम सुनते ही प्लेटफॉर्म पर कुछ यात्रियों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। एक बुजुर्ग ने माथे पर हाथ रखा और बुदबुदाया, फिर से आ रही है। कुछ ने हिम्मत छोड़ दी और वहां से चले गए, पर करीब 27 लोग वहीं खड़े रहे, कुछ अनजान, कुछ मजबूर और कुछ जैसे पहले से जानते थे कि ये ट्रेन किस रास्ते पर जाती है। धुंध से ढंकी पटरियों की ओर से एक लंबी सी सीटी सुनाई दी। दूर अंधेरे में एक काली आकृति धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो नजदीक आई, उसका स्वरूप साफ होने लगा। एक बहुत पुरानी ट्रेन, जिसके इंजन पर काई जमी थी, लाइटें टिमटिमा रही थीं और डिब्बे पुराने, धुएं से काले और जर्जर थे। खिड़कियों में लोहे की जाली थी, जैसे किसी कैदी को कैद करने की मंशा हो। ट्रेन धीरे से प्लेटफॉर्म पर रुकी। कोई टीटी नहीं, कोई गार्ड नहीं, ना कोई नाम, ना कोच नंबर, बस हर डिब्बे पर एक धुंधला सा चिन्ह एस और उसके बाद एक संख्या। कुछ यात्रियों ने अपने टिकट देखे, S3 लिखा था। वे सहमे सहमे उस कोच में चढ़े। S3 कोच के अंदर घुप अंधेरा था। एक हल्की लाल पीली रोशनी झूम रही थी, मानो किसी लालटेन की लौ हो जो कभी भी बुझ सकती हो। सीटें धूल से भरी थीं, कई जगहों से फटी हुई। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से कुछ खुरचा हो। एक कोने में एक आदमी बैठा था, बूढ़ा, सफेद बाल, पत्थराई आंखें। वह लगातार खिड़की के बाहर देखे जा रहा था। अनुपम, एक 22 वर्षीय युवक जो पटना जा रहा था, चुपचाप सीट नंबर 27 पर बैठ गया। उसने डरते डरते उस बूढ़े आदमी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? बूढ़ा बिना पलक झपकाए बोला, कहीं नहीं, मैं तो यहीं हूं, हमेशा से। यह जवाब सुनते ही अनुपम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने दूसरी तरफ देखा। खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था, बस घना अंधकार और ठंडी हवा जो शीशों को थरथरा रही थी। ट्रेन ने एक सीटी दी, लंबी और भारी, जो कानों के आर पार उतर गई। पहियों की आवाज नहीं हुई, कोई झटका नहीं लगा, लेकिन ट्रेन चल पड़ी थी। कुछ मिनटों बाद ही एक महिला की चीख सुनाई दी, मेरा बच्चा यहीं था। लोगों ने आवाज की दिशा में देखा। S4 कोच में एक औरत जमीन पर बैठी थी, दोनों हाथों से सीट के नीचे कुछ खोजती हुई। वो मेरा हाथ पकड़कर बैठा था, अभी अभी बात कर रहा था। वो कहाँ गया? पर वहां कोई बच्चा नहीं था, ना कोई और यात्री। एक अधेड़ उम्र का आदमी पास गया, बोला, बहन जी, आप अकेली हैं इस डिब्बे में? औरत रोते रोते बोली, नहीं, वो यहीं था, मेरा बेटा। अनुपम घबरा चुका था। उसने दरवाजे की तरफ देखा, वो खुला नहीं था, बाहर सिर्फ कोहरा था। और अब ट्रेन किसी जंगल से गुजर रही थी, बिना किसी ट्रैक के। तभी उसके मोबाइल में अजीब हरकतें शुरू हुईं। नेटवर्क चला गया था और स्क्रीन पर एक अजनबी चेहरा दिखा, खुद अनुपम का ही चेहरा, लेकिन मुंह से खून बह रहा था, आंखें सफेद और पीठ पर जलने के निशान। उसने झट से मोबाइल फेंका। तभी बगल वाली सीट से आवाज आई। बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। उसकी जगह बस एक पिघली हुई हड्डियों की गठरी थी, जिस पर एक बिल्लौर की माला पड़ी थी। अनुपम अब चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज आम जैसे किसी ने निगल ली थी। उसके मुंह से बस फुसफुसाहट निकल रही थी। ट्रेन अब एक नए स्टेशन पर पहुंची। नाम था श्मशानगढ़। स्टेशन पर ना कोई इंसान था, ना कोई बोर्ड, बस आग की लपटें और दूर खड़े 2 कंकाल जैसे प्राणी जो ट्रेन को घूर रहे थे। दरवाजे अपने आप खुले, मगर कोई नहीं चढ़ा। फिर दरवाजे फिर से बंद हो गए, इतनी तेजी से कि एक यात्री का हाथ फंस गया और 1 सेकंड में उसकी कलाई कट गई। वो चीखा, लेकिन आवाज जैसे ट्रेन में समा गई। उसके कुछ देर बाद ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। अब वो किसी सुरंग में थी,
लेकिन सुरंग की दीवारें दीवारें नहीं, चेहरे थीं। हर चेहरा यात्री का था। डर से फटी आंखें, फूटी खोपड़ी और फटी जुबानें, जैसे हर दीवार चीख रही हो। ट्रेन अब पूरी रफ्तार में थी, लेकिन उस रफ्तार में पहियों की आवाज का नहीं थी। इंजन की धड़कन जैसी कोई गूंज नहीं, बस हर डिब्बे में एक भारीपन, जैसे हवा भी वहां सांस नहीं ले पा रही हो। S3 कोच की लाइट्स अब बुझ चुकी थीं। अंधेरे में केवल एक लालटेन जैसी टिमटिमाती रोशनी बची थी, जो धीरे धीरे और मंद होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि डिब्बा अब ट्रेन का हिस्सा नहीं रहा, वो कोई अलग ही दुनिया में बहता जा रहा था। 3 नए यात्री उसी डिब्बे में मौजूद थे। एक था समीर, 26 साल का पत्रकार जो किसी स्टोरी की तलाश में था। दूसरी थी रिया, कॉलेज की छात्रा जो अपने हॉस्टल लौट रही थी। तीसरा था मधुकर, एक बूढ़ा रिटायर्ड इंसान जिसके पास एक पुरानी डायरी थी। वो पूरे रास्ते बस उसमें कुछ घिसटता रहता था। समीर ने जब बाहर झांका तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। खिड़की के बाहर जो भी था वो इंसानी नहीं था। पेड़ों की जगह उल्टे लटके हुए इंसान, पटरियों की जगह जलती हुई हड्डियां और जमीन पर लहराता काला पानी, जैसे किसी नरक का प्रवेश द्वार। ये ट्रेन कहां जा रही है? समीर ने कांपती आवाज में मधुकर से पूछा। मधुकर ने धीमे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ सूखे, जैसे कई दिन से पानी नहीं पिया हो। तू पहली बार चढ़ा है इसमें, मैं तीसरी बार जा रहा हूं और इस बार उतरने की उम्मीद नहीं है, वो बोला। रिया की सीट के नीचे से खटखट की आवाज आने लगी, पहले हल्की, फिर जैसे किसी ने जोर से खींचा हो। अचानक एक हाथ बाहर आया, सड़ा हुआ, खून से लथपथ। रिया चीख पड़ी और सीट पर चढ़ गई, लेकिन मधुकर ने उसे नहीं देखा। उसकी आंखें अब सीधी खिड़की के बाहर किसी चीज पर जमी थीं। एक चेहरा जो ट्रेन के साथ साथ उड़ रहा था। वो चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें खून से सनी, मुंह लंबा और जबड़ा खुला हुआ, जैसे हर खिड़की से किसी की आत्मा खींच लेना चाहता हो। तभी ट्रेन अचानक झटके से रुकी। कोई स्टेशन नहीं था वहां, सिर्फ एक मैदान जिसमें जले हुए पेड़, जलती हुई लाशें और बीच में एक टूटी हुई पटरी थी। ये क्या है? रिया कांपती हुई बोली। दरवाजे अपने आप खुले। कोई अंदर नहीं आया, लेकिन डिब्बे के अंदर की हवा भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल था। लाइट अब पूरी तरह गुल्ल थी। सिर्फ डिब्बे की दीवारों से किसी के गाने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई आत्मा मन में कोई भजन गा रही हो। लेकिन उसमें शांति नहीं थी, सिर्फ सिसकियां थी। रिया का फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने कांपते हाथों से उठाया और उधर से जो आवाज आई वो किसी बच्चे की थी। दीदी, आपने मेरी मम्मी को देखा क्या? वो यहीं थी, इसी सीट पर। मैं अब अंधेरे में हूं, मुझे जलाया गया था। और कॉल कट गया। रिया ने रोते हुए फोन फेंक दिया। तभी समीर को लगा कि उसकी सीट के पीछे कोई बैठा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, वहां कोई बच्चा था, सिर नीचे झुकाए। जब उसने उसका चेहरा उठाया तो देखा चेहरा पूरा जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे और मुंह में सिर्फ राख। बच्चे ने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? समीर ने जोर से चीखा और खड़ा हो गया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। पूरे डिब्बे में अंधेरे से एक एक कर साए बाहर आने लगे। जलती हुई आत्माएं, उल्टे लटके शरीर और ऐसी चीखें जो सीधे दिल के अंदर छुरी की तरह उतरती थीं। मधुकर अब भी बैठा था, लेकिन वो अब डायरी नहीं लिख रहा था। वो फर्श पर बैठ चुका था और उसके सामने एक गोल चक्र बना था खून से, जिसके बीचों बीच वह अपना सिर पटक रहा था। इस ट्रेन से निकलने का एक ही रास्ता है, मर जाना, उसे पहले नहीं, उसने खुद से कहा। रिया दौड़ने लगी। डिब्बे के दरवाजे अब भी खुले थे, लेकिन बाहर अंधकार था। उसने छलांग लगाई और गायब हो गई। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे ट्रेन ने उसे निगल लिया। समीर अब अकेला था। उसने खिड़की से बाहर देखा और पहली बार उसे ट्रेन का रिफ्लेक्शन दिखा। ये कोई ट्रेन नहीं थी, ये एक काली धुएं से भरी लंबी आत्मा थी। एक राक्षसी आकृति जो शरीर नहीं, आत्माओं को निगलती थी। इंजन में कोई मशीन नहीं थी, बल्कि एक जलती हुई मानव आकृति थी, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी और जो बार बार कह रही थी, मुझे और आत्माएं दो,
मुझे और दुख दो, मैं अमर होना चाहती हूँ। और तभी S3 डिब्बे की हर सीट से एक साथ चीख निकली, जैसे सबने एक साथ दम तोड़ दिया हो। स्टेशन पर घड़ी रात के 2:43 दिखा रही थी। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि सामने खड़ी ट्रेन भी आधी आधी दिख रही थी, लेकिन टिकट काउंटर अब भी खुला था और एक लड़का, विवेक, करीब 20 साल का, हाथ में छोटा सा बैग पकड़े वहां पहुंचा। उसने पूछा, सबसे जल्दी जाने वाली ट्रेन कौन सी है पटना की तरफ? बूढ़े टिकट बाबू ने गर्दन उठाई और धीमे स्वर में बोला, 10,988 काल रात्रि एक्सप्रेस। विवेक ने बिना सोचे टिकट ले लिया। कोच नंबर? उसने पूछा। टिकट पर लिखा था S3। वो प्लेटफॉर्म 4 की ओर बढ़ा। कोहरा और ठंड अब उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। जैसे ही उसने ट्रेन देखी, कुछ तो अजीब लगा। इंजन की लाइटें लाल थीं, मानो जलती हुई आंखें उसे घूर रही हों। लेकिन उसने खुद को समझाया, थक गया हूं, दिमाग खेल कर रहा है। जैसे ही उसने S3 कोच में कदम रखा, ट्रेन ने जोर से सीटी दी और अपने आप चल पड़ी, बिना किसी स्टाफ, बिना कोई स्टेशन मास्टर की अनुमति। डिब्बा अजीब रूप से खामोश था। सीटें टूटी हुई, दीवारों पर स्याह धब्बे और खून के निशान थे। हवा ठंडी नहीं बल्कि बासी थी, जैसे सड़ी हुई लाश की दुर्गंध। विवेक ने देखा कि एक कोने में कोई बैठा है, उल्टी दिशा में मुंह, लंबे काले बाल और सफेद कपड़े। धीरे धीरे वो सरक कर खिड़की के पास जा बैठा और बाहर झांकने लगा। क्या ये पटना जाएगी? विवेक ने साहस करके पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। अचानक वो व्यक्ति पीछे मुड़ा। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें नहीं, सिर्फ गड्ढे। चेहरा जैसे पिघल चुका हो और मुंह खून से भरा हुआ। विवेक झट से पीछे हटा, लेकिन वो अब सीट पर नहीं बल्कि छत से उल्टा लटक गया था और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, तू अब उतर नहीं सकता। विवेक ने दरवाजा खींचने की कोशिश की, बंद था। खिड़की खोलने गया, लोहे की जाली जाम थी। सीट पर बैठते ही नीचे से कुछ चुभा, एक टूटी हुई चूड़ी और एक बच्ची की चप्पल। उसने सीट के नीचे झांका। वहां एक चेहरा था, आंखें खुली और होंठ सिले हुए, जैसे मरने से पहले भी चुप रहने की सजा मिली हो। अब उसे हर कोने से आवाजें आने लगी, पहले धीमी फिर तेज। S3, S3, S3। अचानक डिब्बे की सारी लाइटें जल गईं, लेकिन वो साधारण लाइटें नहीं थीं। हर लाइट के भीतर एक चेहरा था, चीखता हुआ, जलता हुआ, छटपटाता हुआ। विवेक ने सीट बदलनी चाही, मगर हर सीट किसी लाश से सनी हुई थी। कुछ पर अभी भी गर्म खून बह रहा था। कुछ में हाथ फंसे हुए थे जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठ गई, बिना कोई आवाज की। विवेक कांप गया। कौन हो तुम? उसने हकलाते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। वही लड़की थी जिसे समीर ने आखिरी बार देखा था। आंखें सूनी, गर्दन टेढ़ी और मुंह से सिर्फ राख निकल रही थी। उसने धीरे से कहा, तू आखिरी है। इस बार ट्रेन तुझसे जिंदा नहीं उतरेगी। तू अब हिस्सा बन चुका है। विवेक ने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन में सिर्फ एक लाइव वीडियो चल रहा था, खुद उसका चेहरा, लेकिन वो अब S3 कोच के अंदर जला हुआ, पिघला हुआ और डरावना था। स्क्रीन से आवाज आई, तेरा शव अगले स्टेशन पर नहीं मिलेगा। तू हमेशा यहीं रहेगा, हर नए यात्री के आने तक, हर बार नए शिकार के साथ। फिर ट्रेन ने झटका लिया। एक अजीब सा कंपन पूरे डिब्बे में फैल गया। दीवारें धड़कने लगीं। फर्श अब ठोस नहीं रहा, बल्कि किसी जीव के मुंह जैसा हो गया। हर खिड़की से वो औरत दिखने लगी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। पर इस बार उसके पीछे जलता हुआ स्टेशन था और कई आत्माएं उल्टे लटक रही थीं। विवेक अब चीख रहा था, मदद के लिए, रहम के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर डिब्बे में एक गड्ढा खुला, काले धुएं से भरा, जिसमें से आवाजें आ रही थीं, मां, पानी, जल रहा हूं। और उसे खींच लिया गया, जिंदा, जलते हुए, मगर मौत से दूर। सुबह बनारस स्टेशन पर ट्रेन वापस आई। TTS ने S3 कोच को खाली पाया। कोई यात्री नहीं, बस दीवार पर खून से लिखा था, एक बार चढ़े तो वापस नहीं। अगला कौन? टिकट रिकॉर्ड में अगला नाम जुड़ गया था, विवेक शुक्ला, S3। और उसी शाम फिर से वही घोषणा हुई,
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन संख्या 10,988 काल रात्रि एक्सप्रेस थोड़ी देर में पहुंचेगी। रेलवे हेडक्वार्टर, मुगल सराय। पिछले 5 महीनों से हर बार ट्रेन संख्या 10,988 काल रात्रि एक्सप्रेस जब भी बनारस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती, उसके S3 डिब्बे में यात्रा करने वाले सभी यात्री लापता हो जाते थे। रेलवे को कोई सुराग नहीं मिलता था, न CCTV में कुछ दिखता, न कोच में शव मिलते, न ही कोई फॉरेंसिक क्लू। हर बार बस S3 कोच के दरवाजे भीतर से बंद पाए जाते और दीवारों पर खून से कुछ न कुछ लिखा होता, मैं यहीं हूं, मैं सबको निगल जाऊंगा। रेल मंत्रालय में अब मामला गंभीर हो चुका था। उन्होंने एक विशेष जांच अधिकारी को नियुक्त किया, प्रवीण रावत, रिटायर्ड CID अफसर, जो रहस्यमयी केस सुलझाने के लिए जाना जाता था। प्रवीण को ट्रेन की सारी फाइलें दी गईं, हर उस यात्री का नाम जो S3 से यात्रा करते हुए गायब हुआ था। एक समानता थी, सबके टिकट अचानक आखिरी समय में बुक हुए थे और सभी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड में ट्रेन में चढ़ते ही अंतिम कॉल एक बच्चे की आवाज में आई थी। आप मेरी मम्मी को देख सकते हैं, वो इसी सीट पर थी, मुझे जलाया गया था। प्रवीण ने तय किया कि वो खुद उस ट्रेन में चढ़ेगा, S3 में ही। 17 अगस्त रात 10:20, प्लेटफॉर्म नंबर 4। प्रवीण कंधे पर छोटा कैमरा, एक बैग और अपने नोटपैड के साथ S3 डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा लगभग खाली था, बस एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सिर झुकाकर रो रही थी, और एक आदमी काले कोट में, आंखें बंद मगर सांसें इतनी तेज कि पूरी डिब्बे में उसकी आवाज गूंज रही थी। ट्रेन ने सीटी दी और चल पड़ी। पहला घंटा सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही रात के 11 बजे अचानक डिब्बे की लाइट्स गुल हो गई, मोबाइल नेटवर्क चला गया और डिब्बे का तापमान 6 डिग्री तक गिर गया। प्रवीण को कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन डिब्बा खाली था। उसने कैमरे में देखा, स्क्रीन पर एक लड़की दिखी ठीक उसके सामने, लेकिन आंखों से वो नहीं दिख रही थी। ये क्या है? उसने बुदबुदाया। तभी अचानक बूढ़ी औरत ने सिर उठाया, उसकी आंखों से खून बह रहा था। आप मेरी मम्मी को देख सकते हैं, वो फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज किसी छोटे बच्चे की तरह थी। प्रवीण पीछे हट गया। काले कोट वाला आदमी अब सीट से गायब था, लेकिन हर सीट पर खून के निशान बनने लगे थे, जैसे किसी अदृश्य उंगली ने कुछ लिखा हो। S3 जिंदा है। प्रवीण ने अपना बैग खोला, उसमें से गंगा जल निकाला और डिब्बे में छिड़कने लगा। एक झटका लगा, पूरी ट्रेन जैसे तिलमिला उठी। डिब्बा कांपने लगा, दीवारें अब मांस की तरह धड़कने लगी। तभी सामने की खिड़की फूटी और बाहर जो दिखा वो ट्रेन नहीं थी, एक लंबा हड्डियों से बना जीव, उसकी छाती में इंजन, पीठ पर डिब्बे और हर खिड़की से निकलती आग की लपटें। वो ट्रेन नहीं, एक शापित राक्षस था। शताब्दियों पहले बनारस के बाहर एक दलित गांव को जिंदा जला दिया गया था, रेलवे ट्रैक बिछाने के नाम पर। महिलाओं को डिब्बों में बंद करके आग लगा दी गई थी। तब से उनकी आत्माएं उस ट्रेन में बस चुकी थीं। S3 वही डिब्बा था जिसमें सबसे ज्यादा चीखें उठी थीं। अब हर साल वही डिब्बा नई आत्माएं मांगता था। हर बार जब कोई बिना मंशा के टिकट बुक करता, उसे चुन लिया जाता। प्रवीण ने कैमरे से फुटेज निकालने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर बस राख उड़ रही थी। उसमें से एक आवाज निकली, तेरी आंखें सब देखती हैं, अब तू अंधा बनेगा। अचानक उसकी आंखों से खून निकलने लगा, कैमरा गिर गया, फिर दीवारों से हाथ निकले, जलते हुए, सड़े हुए, और सबने मिलकर उसे जकड़ लिया। तू अब सवाल नहीं पूछेगा, तू अब जवाब बनेगा। S3 डिब्बा एक बार फिर गूंज उठा चीखों से। सुबह 4:02 पर ट्रेन बनारस लौटी। S3 को खोलने की कोशिश की गई, पर वो अपने आप टूटकर इंजन से अलग हो गया और कोहरे में गायब हो गया। रेलवे रिकॉर्ड में अब लिखा गया, 10,988 S3 कोच परमानेंटली मिसिंग, ऑफिसर प्रवीण रेवाट, MIA, केस बंद। आज भी जब प्लेटफॉर्म 4 पर कोई अकेला यात्री देर रात टिकट बुक करता है और टिकट पर S3 लिखा आता है, रेलवे का सिस्टम अचानक रुक जाता है और पास में बैठे बूढ़े टिकट बाबू धीरे से बुदबुदाते हैं, एक और आत्मा। उस रात ट्रेन फिर आई। किसी ने दरवाजा खोला, फिर वही लाइटें बुझी, फिर वही लाशें दिखी
और फिर S3 में लिखा गया। मुझे अब भूख लगती है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।